वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच। हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। हेलो एवरीवन, बच्चों आज हम आपके लिए जीएस का सेट 42 लेके आए हैं। लगातार आपको पता है कि दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको हर वीक आपको करंट अफेयर्स का एक सेट दिया जाता है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए। इस क्रम में हम आगे सेट 42 लेके आपके सामने आए। मैं प्रकाश खंडेलवाल, फैकल्टी दून डिफेंस एकेडमी, जीएस डिपार्टमेंट। बच्चे देखिए, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आप देख पाएंगे, विच इंस्टीट्यूशंस इज सेट टू रिलीज ए कंसल्टेशन पेपर ऑन फिनफ्लुएंसर्स। देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, इस वर्ड को ही आप समझिए। अगर ये वर्ड समझ में आता है तो इस सवाल को भी आप पहचान पाओगे। ये कौन है? फिनफ्लुएंसर्स कौन होते हैं? एक परामर्श पत्र जारी करने के लिए तैयार किया गया है। कौन सी संस्था है जिसने फिनफ्लुएंसर्स पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? ठीक है, कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। उस संस्था का नाम होगा बच्चा सेबी। तो सेबी किया है। अच्छा, फिनफ्लुएंसर्स कौन होते हैं? ये बच्चा वो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो अपनी एडवाइस पे करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस पे करते हैं। जैसे मान लो आपने स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदे हैं, तो आपने स्टॉक मार्केट में कोई शेयर परचेज किए हैं, तो अब आपको वो अपनी एडवाइस पे करेंगे कि आप ये वाली कंपनी के शेयर लीजिए या आप ये वाली कंपनी के शेयर लीजिए। तो फाइनेंशियल मैटर पर जो पब्लिक प्लेटफॉर्म, जो आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर जो अपनी एडवाइस पे करते हैं, होती तो ये एडवाइस आपको, देखो दो चीज़ें हैं इसके पीछे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्री में एडवाइस देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उसका आपसे चार्ज लेंगे। तो इन्हें कहा गया है फिनफ्लुएंसर्स। इनके ऊपर सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसे कहते हैं फिनफ्लुएंसर्स? ध्यान रखना चलना। मैं आप लिखता हूँ, ये लोग कौन होते हैं? ऑफरिंग एडवाइस एंड शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस ये अपने शेयरिंग करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी एडवाइस अबाउट मनी एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। ठीक है, मतलब ये धन, वित्त और स्टॉक पर अपनी सलाह देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, फिनफ्लुएंसर्स किसे कहा गया है। बस इतना आपको पता हो, आगे होगा समझ में आपको। तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, फिनफ्लुएंसर किसे कहा जाता है? तो बच्चा ये वो लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे या किसी मनी पॉइंट पर कि भाई आप अपने पैसों को यहाँ पे सेविंग करिए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ये अपनी एडवाइस पे करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। इन्हें कहा जाता है फिनफ्लुएंसर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का मेजबान है? विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज द होस्ट ऑफ तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। तो कौन सा भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? इसका आंसर होगा इंडियन एयर फोर्स। इसका राइट आंसर है इंडियन एयर फोर्स, इसका मेजबान होगा। और ये तरंग शक्ति क्या होता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तरंग शक्ति क्या है? बच्चे ध्यान रखना कि तरंग शक्ति एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इसके अंदर 12 नेशंस, आपके 12 नेशंस कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। 6 नेशन कंट्रीज वो होंगे 12 में से जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर इसमें मौजूद रहेंगे, और 6 वो होंगे जो ऑब्जर्वर होंगे, तो सिर्फ देखेंगे, और 6 अपने एयरक्राफ्ट लेकर इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, ये भारत में होने वाला
सबसे बड़ा एक्सरसाइज माना गया है तरंग शक्ति, ये ध्यान रख के चलना। दिस एक्सरसाइज इज said to be the largest air exercise held in India. ओके तो देखिए तरंग शक्ति एक्सरसाइज क्या है, ध्यान रखना, ये भारत की एयरफोर्स के द्वारा आयोजित इसको किया जा रहा है। इसका मेजबान हमारा इंडियन एयरफोर्स है। इसमें दुनिया के 12 देशों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 6 कंट्री जो होंगे, 6 कंट्री वो होंगे जो अपने एयरक्राफ्ट के साथ इस एक्सरसाइज का पार्ट बनेंगे, और 6 कंट्री वो होंगे जो ऑब्जर्वर होंगे। मेनली अगर आप बात करें यूएस की बात करें, यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, जापान की बात करें, तो ये वो उन कंट्री में पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास एयरक्राफ्ट होंगे, जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर इसमें आएंगे, ठीक है। और 6 सिर्फ ऑब्जर्वर करने के लिए बने हुए हैं, ध्यान रखना। और भारत में होने वाला ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सरसाइज माना गया है, ध्यान रख के चलना, जिसको भारत में आयोजित किया जा रहा है। एयर एक्सरसाइज की बात करूं मैं तो भारत का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज इसे माना गया है, इसका नाम है तरंग शक्ति, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे फायदा बच्चा ये होता है कि हम दुनिया भर के देशों में जो एयर एक्सरसाइज की जो टेक्निक है उसे हम समझ सकते हैं। तो मेनली चीज देखो बच्चा, हर देश का अपना एक तरीका होता है, हर देश का अपना एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को जब तक आप किसी और देश के साथ कंपेयर नहीं करते, जब तक आप उस देश के साथ एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको नहीं पता चलता उस देश की क्या क्वालिटीज हैं। तो इसलिए ये लगातार एक्सरसाइज की जाती हैं एक देश से और किसी अदर कंट्रीज के बीच में। तो इसका मेजबान ध्यान रखना, तरंग शक्ति क्वेश्चन बन सकता है। तरंग शक्ति क्या है, तो तरंग शक्ति इंडियन एयर एक्सरसाइज होगा, ये सवाल बन सकता है। कौन मेजबान कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स मेजबान कर रहा है। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तो 12 नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा सारा पॉइंट, नोट डाउन करके चलिए। जो एडिशनल पॉइंट लिख रहा हूं उसको नोट डाउन करिए, बाकी मेन सवाल तो आपके सामने दिया हुआ है जिसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एडिशनल पॉइंट आपको इसलिए बताए जाते हैं बच्चा, ताकि उनमें से भी सवाल बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सा शहर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है, कौन सा देश होगा, ये ध्यान रख के चलना है। इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मेजबान है ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान रहेगा आपका न्यू दिल्ली। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पर जो मीटिंग हो रही है, ये हो रही है आपके 5 to 7 जुलाई 2023 में ये मीटिंग हो रही है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मकसद साफ है, कार्बन की मात्रा को घटाना, ठीक है। कार्बन की मात्रा को घटाना इसका मेन मकसद होगा, मतलब कम करना, कैसे भी करके हमें कार्बन का परसेंटेज कम करना है। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रख के चलना। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये मीटिंग आयोजित की जाएगी 5 से 7 जुलाई 2023। इतना ही बहुत है इसके बारे में कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। आपको पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कार्बन की मात्रा जो लगातार बढ़ रही है, दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। कार्बन का परसेंटेज ग्लोबल वार्मिंग को पैदा किया जा रहा है लगातार। अगर बाई चांस CO2 का परसेंटेज बढ़ता रहा तो सिंपल सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और क्रिएट होगी और बढ़ेगी। इस समस्या से बचने के लिए ही हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की ओर दिशा में हैं, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख पाएंगे आप, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द इनॉग्रेल रिपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर उद्घाटन रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो मतलब भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज, इस पर उद्घाटन रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है, तो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, खान मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट रखी गई है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज, तो भारत के लिए कितने खनिजों को महत्वपूर्ण माना गया है, इस रिपोर्ट में क्या रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट 30 ऐसे खनिज हैं
30 जो खनिज होंगे इनको भारत के लिए इंपॉर्टेंट खनिजों की श्रेणी में रखा गया है। अब देखो, ये जो खनिज आप देख पाते हैं इनका इस्तेमाल बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे फील्डों में किया जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि इनका इस्तेमाल हम रक्षा में कर पाएंगे, इनका इस्तेमाल हम कर पाएंगे पर्यावरण के रूप में कर पाएंगे, तो ये इनका इस्तेमाल हम आर्थिक क्षेत्रों के रूप में कर पाएंगे, इकोनॉमिक सेक्टर में कर पाएंगे। सब कुछ जो बेनिफिट होगा इसके लिए ये मीटिंग, मतलब एक रिपोर्ट रखी गई है। इसमें पूरे जो खनिज जितने भी ग्रुप्स हैं उनके 30 खनिजों को चिन्हित किया गया है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग सेगमेंट पर भारत सरकार कर सकती है। इसका यूज देखा जाएगा कि किस सेक्टर में कौन सा खनिज कितना ज्यादा कारगर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मंत्रालय का नाम पूछा है खाली, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस करके चलना, और कितने खनिजों पर रिपोर्ट रखी गई, तो 30 खनिज, 30 खनिजों को इस रिपोर्ट में चिन्हित किया गया है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वित्सता कार्यक्रम की मेजबानी की? विच स्टेट या यूटी होस्टेड द वित्सता प्रोग्राम टू स्प्रेड इट्स आर्ट, कल्चर और लिटरेचर? इसका राइट आंसर बच्चा जम्मू एंड कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा वित्सता प्रोग्राम का जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो आप देखते हैं वित्सता जो प्रोग्राम है ये क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसमें जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है उसे दुनिया के सामने दिखाने की बात की जा रही है। भाई जम्मू कश्मीर का क्या आर्किटेक्चर होगा, जम्मू कश्मीर का क्या कल्चर है, जम्मू कश्मीर का क्या फूडिंग है, ये सब कुछ पब्लिकली दुनिया के सामने लाने की तैयारी है। इसलिए ये वाला प्रोग्राम, वित्सता प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि विद द एम, शॉर्ट में करना बच्चा, विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, क्राफ्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर टू every corner of the country। ठीक है, भारत के हर जगह, भारत के हर कोने तक ये आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, क्राफ्ट, कश्मीर की जो भी सभ्यता है, कश्मीर की जो भी कला है, कश्मीर की जो स्ट्रक्चर है, वो भारत के हर कोने तक पहुंच जाए, इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका नाम है वित्सता प्रोग्राम। ये ध्यान रखना बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना गया है। और भारत की सरकार, खास तो नरेंद्र मोदी ने अपने, आपको पता होगा, अपने भाषण में भी इस चीज़ को बताया था कि हम कश्मीर की जो कल्चर है, कश्मीर की जो कला है, इसे पब्लिकली दुनिया के सामने दिखाएंगे। आप जानते हो कश्मीर हमारी प्राचीन सभ्यताओं का सोर्स भी है, तो ये सब कुछ आपको देख पाएंगे। तो यहाँ पर कश्मीर को हाईलाइट करने की बात कही गई है। ठीक है, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। आप इसको आराम से कर पाओगे। तो हिंदी वाले ध्यान रखना, इसमें लिख सकते हो कश्मीर की कला तथा सदियों पुरानी संस्कृति को दुनिया के सामने रखना, इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही होगा। नोट डाउन कर सकते हैं बच्चा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसे नोट डाउन करिए। ठीक है, और क्या ये प्रोग्राम होगा उसको आप शॉर्ट में कर सकते हो। किस स्टेट के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया है? आंसर हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सी संस्था ट्रांस एशिया रेलवे TAR नेटवर्क का नेतृत्व करती है? विच इंस्टीट्यूशंस लीड द ट्रांस एशिया रेलवे TAR नेटवर्क?
तो कौन सी संस्था करती है? इसका राइट आंसर होगा यूएन, यूनाइटेड नेशन। एक्चुअल में ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क है क्या, पहले आपको यह पता हो। इसको शॉर्ट में कहते हैं TAR, ठीक है। और यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन इसे लीड कर रहा है, इसको नेतृत्व प्रदान कर रहा है। ये संस्था है क्या? इसमें बता ध्यान रखना, एक बैंक है ADB, आपने नाम सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शॉर्ट फॉर्म ADB। मैं लिख देता हूं आपके सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, इस संस्था का बड़ा पार्टिसिपेशन माना जा रहा है इस नेटवर्क में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। कैसे? कि ये 400 मिलियन डॉलर का, US डॉलर 400 मिलियन US डॉलर का लोन दे रही है ये संस्था ADB जो है, किसको? बांग्लादेश को। किस लिए दे रही है? कि वो यहां पे ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क को निकाल रहा है, उसके लिए वहां पे 2 स्थान चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 400 मिलियन US डॉलर का ऋण दे रही है बांग्लादेश को। किस रेलवे नेटवर्क के लिए ऋण दिया जा रहा है ये भी आपको पता हो जाएगा, ठीक है। और इसे लीड कर रहा है यूएन, क्योंकि ये ADB जो है यूएन की संस्था है, ठीक है। इसी के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसलिए इसमें साफ बोला गया है कि कौन सी संस्था इसे नेटवर्क प्रदान कर रही है। तो आंसर आप यूएन करना, यूनाइटेड नेशन इसे आपका लीड कर रहा है, और संस्था का नाम मैं लिख दिया यहाँ पे ADB, जिसके द्वारा ये इतनी बड़ी फंडिंग यहाँ पर बांग्लादेश को दी गई है। अब कौन सा रेलवे नेटवर्क बिल्ड हो रहा है इसके द्वारा? तो बच्चा इसके द्वारा हो रहा है चौहोग्राम कॉक्स बाजार और रेलवे, ये है भैया ध्यान रखना, ये चिटगांव भी बोल सकते हो आप इसको, चट्टग्राम कॉक्स बाजार रेलवे जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट का मकसद TRA के अंडर में होगा। ये आपका चट्टगांव कॉक्स बाजार भी कह सकते हैं आप इसे, वैसे ये चट्टग्राम कॉक्स बाजार रेल नेटवर्क है, इसका हिस्सा है, मतलब ये TAR का हिस्सा है ये रेल नेटवर्क। एक्चुअल में इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा ये होगा कि जो फंडिंग हो रही है इस पे इतने पैसे की, उसका मेन मकसद है कि अगर ये रेल नेटवर्क पूरा होता है तो इससे बिजनेस पर्पस सॉल्व हो पाएंगे। बांग्लादेश के द्वारा जो ट्रेडिंग होगी या बांग्लादेश के द्वारा जो बाहर के कंट्री के साथ जो डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, उस प्रोग्राम का हिस्सा इसको माना जा रहा है। और कहते हैं कि बांग्लादेश की ज़रूरतें, उनकी सुविधाओं को इस रेलवे नेटवर्क के द्वारा पूरा किया जा सकता है, इसलिए TRA इस पे फंडिंग कर रहा है। आप सब जानते हो बिना पैसे बिना फायदे के कोई फंडिंग नहीं करता। अब कोई चीज़ यहाँ पे डेवलप होगी, किसी देश का विकास होगा, तो कहीं न कहीं उसका आउटपुट, इसमें जो संस्थाएं यूएन यहाँ पे जो पैसा फंड कर रहा है उसको भी उसका बेनिफिट तो मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये एक डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये रेलवे नेटवर्क इसका हिस्सा होगा। चट्टग्राम कॉक्स बाजार रेलवे इस पे निकाला गया है और ये पार्ट है आपके TAR का, ठीक है। ये एक रेलवे नेटवर्क बनाया जा रहा है, इसके लिए ये पैसा दिया जा रहा है। कर लोगे आराम से। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि TAR नेटवर्क किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, तो आंसर तो आपको यूएन करना है, ठीक है। पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि यूएन इसे लीड क्यों कर रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या, ये आपने देख ही लिया कि ADB बैंक के द्वारा $400 मिलियन का ऋण मिल रहा है बांग्लादेश को, किसके लिए, इस रेलवे नेटवर्क को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये रेलवे नेटवर्क अगर पूरा हो जाएगा तो बांग्लादेश की सुविधाएं, बांग्लादेश को फायदा मिलेगा और उससे अदर जो उसके साथ जुड़ेंगे कंट्रीज, उनको भी उससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WCC ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, WCC के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक
सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। आपको WCC का जो इंडेक्स आया है वैश्विक जो कंपटीशन एग्जाम्स के ये जो आपस में देशों के अंदर जो कंपटीशन चलता है उसमें प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है उसमें भारत का स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो भारत का स्थान होगा इसमें 40 नंबर का स्थान भारत को मिला है इस इंडेक्स में जो WCC के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल 64 कंट्रीज का चुनाव किया गया था। तो टोटल कंट्री अगर आपसे पूछे बताओ इस इंडेक्स में कितनी कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इसमें आएगा आपका 64 कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं और भारत की रैंक इसमें 40 है। इंडिया की रैंक इसमें कौन सी होगी, 40 नंबर की रैंक इंडिया इस पे है। ठीक है, और इसमें टॉप 3, अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज की बात करूं तो टॉप 3 कौन कौन से कंट्री होंगे, इनमें नंबर 1 रैंक आपके दी गई डेनमार्क को। तो फर्स्ट कंट्री है इसमें आपका डेनमार्क, जिसको इस इंडेक्स में पहले नंबर की रैंक मिली हुई है। सेकंड नंबर की रैंक मिली है इसमें आयरलैंड को और थर्ड नंबर की रैंक मिली है इसमें स्विट्जरलैंड। ये 3 नंबर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज के बीच में आपस में इकोनॉमिकली जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो आपस में कंपटीशन चल रहा है वर्ल्ड के कंट्रीज के बीच में, भाई कौन से कंट्रीज ज़्यादा सुटेबल होंगे व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। ठीक है, कौन से कंट्री कम सुटेबल होंगे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, ये वाला इंडेक्स इस बात को यहां पर प्रदर्शित करता है। अब ग्लोबली मार्केट आप जानते हो पूरा वर्ल्ड आजकल सिर्फ ग्लोबली हो गया है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर यहां पे यूज होगी वो ग्लोबली होगी। तो पर्टिकुलरली हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मैप पर हम किस रैंक पर हैं। तो भारत में कई प्रॉब्लम्स आपको पता है कि इकोनॉमिकली हम देखें तो हम अभी उतने अच्छे देश नहीं बन पाए कि लोग हमें इजीली हम किसी भी कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस बन जाएं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और हमारे को बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज हमें कम प्रेफरेंस रखते हैं इस मामले में। तो भारत का नंबर अभी 40 है, पर ठीक है अभी हम लगातार इस पे प्रोग्रेस पर हैं, धीरे धीरे हम कर रहे हैं कवर, और आने वाला टाइम ऐसा भी होगा कि हम बहुत जल्दी अच्छे रैंक पर भी आपको इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत के हालात चलो जैसे भी हैं, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। हाँ, ये वो कंट्री है जहाँ पे इजीली मतलब ग्रोथिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये छोटे कंट्रीज हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी के साथ होता है। पर्टिकुलरली पर व्यक्ति की कैपिटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो ये सब कुछ यहाँ पर है। डेनमार्क नंबर 1 पर है, आयरलैंड सेकंड नंबर पर है, स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर है। अभी इतने छोटे कंट्री हैं कि भारत का यूपी का स्ट्रक्चर इतना ज्योग्राफिकल एरिया इतना बड़ा है कि ये कंट्री उनमें कवर हो जाए। समझ रहे हैं बात को। तो आप खुद देखिए, छोटा देश है, कम पॉपुलेशन है, ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सब कुछ इतने डेवलपमेंट आपको इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि इनकी साइज़ और इनकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है। भारत जैसे समुद्र वाले देश कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि हैवी पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया भी हमारा कम नहीं है, 7वें नंबर के बड़े देश हैं हम वर्ल्ड में। इतना बड़ा देश और उसको प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो भारत में अभी 40 नंबर की रैंक है। हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया इस इंडेक्स में कौन से नंबर पर आएगा, तो आप 40 नंबर करके आना, और अगर पहला नंबर पूछेगा तो डेनमार्क करके आना। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 64। ठीक है, नेक्स्ट, किस गुट ने सॉलिडेटरी एक्सरसाइज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। विच ब्लॉक हैज कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नेम सॉलिडेटरी एक्सरसाइज। तो किसने किया है भाई, ध्यान रखना, इसमें आएगा आंसर आपका एशियान जो देश हैं आपके, आसियान जो कंट्रीज हैं, खासतौर से इनमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। बच्चा आसियान जो ग्रुप है पूरा आपका, वो पूरा ग्रुप कुछ देशों से मिलके बना है, और इसमें ये सॉलिडेटरी एक्सरसाइज क्यों की गई है उसके पीछे का रीजन भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके हैं बच्चा, ये होस्ट की गई है इंडोनेशिया। ये जो एक्सरसाइज की गई है वो किस किस कंट्री के द्वारा की गई है,
एक तो आपका आएगा इंडोनेशिया, एक आएगा वियतनाम, एक आएगा आपका मलेशिया, एक आएगा आपका ब्रुनेई एंड एक आएगा आपका फिलीपींस। इन कंट्रीज के द्वारा ये एक्सरसाइज की गई है। ओके, ये तो ये ध्यान रख के चलना है आपको। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के द्वारा ये सॉलिडेटरी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात, इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद एक ही है जो आप सब देख रहे हैं, लगातार चीन के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है, जो टेंशंस क्रिएट की जा रही हैं इन कंट्रीज में। आप जानते हो वियतनाम प्रॉब्लम में है, ठीक है, इंडोनेशिया को दिक्कत है, फिलीपींस को दिक्कत है। तो चीन की बढ़ती गतिविधि, ये ध्यान रखना, चीन लगातार टेंशन क्रिएट कर रहा है इन कंट्रीज के लिए। तो अब ये जो गतिविधियां चीन के द्वारा इन कंट्रीज में क्रिएट हो रही हैं, इसके द्वारा सभी देश आपस में मिलकर एक सॉलिडेटरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताकि कल भविष्य में अगर कभी ऐसी दिक्कत हुई कि चीन ने कभी किसी कंट्री पर या किसी देश पर हमला किया, तो लगभग ये अपने आप को सुरक्षित करेंगे उस हमले पर। तो इसीलिए इस ग्रुप, आसियान जो ग्रुप है आपका, इसके द्वारा ये सब कुछ बिल्ड किया गया है। ठीक है भाई, इस बात को भी आपको ध्यान रख के चलना है। WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ऑन द WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एट व्हाट रैंक डज इंडिया स्टैंड? तो भारत की रैंक पूछी है उसमें, तो आपको करके चलना है भारत की रैंक कौन सी होगी। तो इंडिया की रैंक है इसमें 67। इंडिया 67 नंबर पर है। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी हुआ है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी हुआ है। अच्छा, टोटल कंट्रीज कितने होंगे? तो टोटल कंट्रीज है इसमें, बस ये ध्यान रखना, 120 कंट्रीज पर ये रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें भारत की जो रैंक है वो 67 है। ठीक है, अगर उससे पहले देखें, पहले हमारी रैंक थी 87, तो मतलब हमने 20 नंबर का सुधार यहां पे कर लिया है भाई। तो पहला देश, तो फर्स्ट कंट्री आपके सामने यहां पर, उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की आपकी पहली रैंक होगी, ये ध्यान रख के चलना है, क्योंकि देखो ये ऊर्जा सूचकांक है और ऊर्जा की मात्रा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, देखो एनर्जी रिसोर्सेज कैसे बिल्ड हो, इसके लिए इंडेक्स बना हुआ है। नंबर 1 रैंक स्वीडन की होगी और इंडिया की रैंक है 67। सिंपल सा सवाल है, आराम से आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी विल द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 बी ऑर्गेनाइज? फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपको शहर का नाम बताना है जिसमें फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो शहर का नाम है जिद्दाह। ठीक है, ये उस शहर का नाम है जिसमें किया जाएगा। तो बच्चा ध्यान रखना कि यह फीफा द्वारा आयोजित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, यह फीफा द्वारा आयोजित किया गया फीफा इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और यह फीफा द्वारा आयोजित किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, ये हमें ध्यान रख के चलना है। फीफा इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया एक वर्ल्ड क्लब कप है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो फीफा का ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होगा, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अच्छा, ये जिद्दाह में किया गया है, तो ये शहर कहां पर है? ये शहर पड़ता है बच्चा, ध्यान रखना, सऊदी अरब। कहां पर है ये? सऊदी अरेबिया, वहां पर ये शहर है जहां पर ये आयोजित किया गया है। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है, आसान सवाल, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11,
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द न्यू दिल्ली बुक क्लब, द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इसका राइट आंसर होगा राधिका स्वरूप। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। राधिका स्वरूप इस पुस्तक की लेखक है। क्वेश्चन नंबर सी को हम देख पाएंगे। एक्चुअली में जब कोविड की बात की जाए, जब कोविड-19 आया था तो उसमें हर लोग परेशान थे। ठीक है, तो परेशानी में हर लोग जो दुखी थे या प्रॉब्लम में थे, उस समय एक नॉवल जो ये लिखा गया, ये जो बुक है आप देख पा रहे हैं, राधिका स्वरूप के द्वारा न्यू दिल्ली बुक क्लब। इसमें क्या था कि उन्होंने कुछ स्टोरीज को मैच किया था। इसमें मैं आप कह सकता हूं कि इसमें कुछ शॉर्ट स्टोरीज थी जिसमें लोगों को उम्मीद या लोगों को उस पैंडेमिक से लड़ने के लिए कुछ ताकत मिल पाए, इसके लिए ये किया गया था और कुछ नहीं। इस सवाल में यही बनता है कि न्यू दिल्ली बुक जो क्लब आप देख रहे हैं, ये पुस्तक क्या है? इसमें शॉर्ट स्टोरीज रखी गई हैं, ये हमें ध्यान रख के चलना है। इस बुक की जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है आपकी? इसमें शॉर्ट स्टोरीज को रखा गया था, छोटी छोटी कहानियाँ थी जिनको इसमें रखा गया और लाइफ में उम्मीद जगे, लाइफ में लोगों को दिक्कत ना उस पैंडेमिक दौर के अंदर, तब कहीं जाके इस बुक को बनाया गया। तो ये बस यही था इस बुक का मेन मकसद। इसमें और राधिका स्वरूप का बड़ा फेमस पॉइंट था। तो आपसे सिर्फ ऑथर पूछा है कि इसके ऑथर कौन है, द न्यू दिल्ली बुक क्लब पुस्तक की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, वैसे सवाल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? और द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल, अब आपसे ग्लोबल पूछ रहा है वो आपसे, तो भारत की इसमें रैंक क्या होगा? ग्लोबल इंडेक्स की बात कर रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की वो बात कर रहा है। उससे पहले जो सवाल आपका गया था उसमें आपने देखा कि उसमें WCC के द्वारा ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया था और ये सिंपल सा सवाल पूछा गया है, वो WCC किसी संस्था के द्वारा वो रिपोर्ट तैयार कराई गई थी और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इंडिया की रैंक क्या है। तो हमें ध्यान रखकर चलना है, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी होगी? इसमें 40 नंबर का इंडिया की रैंक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और यही सवाल WCC इंडेक्स में भी आपको आया था, आपको याद होगा, और फिर से यही सवाल रिपीट किया है, दोनों बार सवाल आ गया है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक हमने पहले पढ़ ही लिया है, 40 नंबर की रैंक है इसमें और नंबर 1 स्थान इसमें डेनमार्क का था, ये बात हमने कर ली है। ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा सा मिसमैच हुआ है सवाल, मतलब खाली डायरेक्ट क्या है वहाँ पे WCC आपको दे दिया और यहाँ पे सिंपल पूछ लिया, बाकी सवाल सेम ही है, वही इंडेक्स है। 40 नंबर का आपको रैंक है इंडिया की, नंबर 1 स्थान आपका डेनमार्क का रहेगा, कोई सवाल में अंतर नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये पार्ट अपने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विक्टर 6000 जो टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, किस देश में विकसित किया गया था? क्वेश्चन ये है, तो ये किस देश में हुआ? इसका आंसर होगा फ्रांस में विकसित किया गया था। और ये विक्टर 6000 है क्या चीज? तो विक्टर 6000 बेटा एक फ्रांसीसी रोबोट है। क्या है ये? एक फ्रांसीसी रोबोट है। और आपको याद होगा अभी हाल में टाइटन जो सबमर्सिबल जो टाइटन जो पनडुब्बी थी, ये अभी आपको याद होगा उसमें 5 लोग गए थे और वो अटलांटिक ओशन में जो टाइटैनिक शिप डूबा था उसका मलबा देखने गए थे, वो खुद मलबा हो गए। ठीक है, वो पनडुब्बी फट गई, आपको याद होगा 5 के 5 लोग उसमें जो मौजूद थे और सारे के सारे आपको यही पता होगा मिलीनियर्स लोग थे, अरबपति खरबपति टाइप के लोग थे और सब बहुत अच्छी ग्रुप से बिलोंग कर रहे थे, वो सभी लोग मारे गए। तो फ्रांसीसी रोबोट उस बचाव अभियान दल में है जो टाइटन जो सबमर्सिबल है उसका मलबा बाहर निकालने के लिए लगा हुआ है। ध्यान रखना इसकी खासियत क्या है, ये 20,000 फीट, ये जो आपका विक्टर 6000 आपका रोबोट है वो 20,000 फीट गहराई तक गोता लगा सकता है भाई, ये इसकी खासियत है। 20,000 फीट तक ये गोता मार सकता है। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है, विक्टा 6000। बस क्वेश्चन ये बनेगा कि ये किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है, क्या चीज ये, तो रोबोट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, किस राज्य में विकसित किया गया था? द ग्रीन डायमंड विच वॉज प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड फर्स्ट लेडी वॉज डेवलप इन विच स्टेट? आपसे स्टेट पूछा है तो आंसर होगा गुजरात। ये गुजरात में बिल्ड किया गया था, गुजरात के शहर सूरत में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। गुजरात के शहर सूरत में बिल्ड किया गया था ये ग्रीन डायमंड। और जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, यूएस फर्स्ट लेडी, इसका नाम है जिल बिडेन, उसको दिया गया था ये। और ये 7.5 कैरेट का है, ठीक है। और कहते हैं कि मोदी साहब के दोस्त जो गुजरात में सूरत में एक हीरा व्यापारी हैं, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी खासियत ये है ग्रीन डायमंड की, इसमें चमक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से उसको हाईलाइट किया गया है। और अभी अमेरिका दौरे पर जो हमारे पीएम साहब गए थे, उस अमेरिकी दौरे पर उन्होंने वहाँ की जो फर्स्ट लेडी है जिल बिडेन को ये दिया है, ठीक है। 7.5 कैरेट का है ये। चलिए, और ये भारत के शहर गुजरात के शहर सूरत में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, Which country has become the new permanent member of Shanghai Cooperation Organization in 23rd summit held virtually under chairmanship of India? भारत की अध्यक्षता में वस्तुतः आयोजित 23वें शिखर सम्मेलन में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है? तो आंसर होगा इसका ईरान। ईरान बन गया है नया संघाई का मेंबर। तो ये भी ध्यान रखना है, SCO शॉर्ट में बोलते हैं, संघाई कॉर्पोरेशन जो है आपका, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में SCO कहते हैं। इसके अंदर टोटल 9 मेंबर हैं, ठीक है। तो नवा मेंबर बना है भाई ईरान, अभी हाल ही में नवा मेंबर बनाया गया ईरान को। और ये है क्या, कौन कौन से मेंबर हैं ये? संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन आपको याद हो बच्चा, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक संस्था है, ठीक है। और ये जो डेवलप की गई थी ये संस्था, SCO को बिल्ड करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रही वो बच्चा चाइना और रशिया के द्वारा बिल्ड किया गया था 2001 में। 2001 में इसे डेवलप किया गया था, चाइना और रशिया ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था डेवलपमेंट करने में। कौन कौन से देश इसके हिस्से, ये ध्यान रख के चलना। इसके हिस्से बच्चा चाइना, ठीक है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, सारे तान आ रहे हैं भाई, ठीक है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अब इंडिया भी है भाई इसमें, ठीक है। इंडिया अपना देश तो इसमें है ही। और अब लास्टवा देश बना है इसमें ईरान। तो ये 9 देशों का ग्रुप है संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन, 2001 में बिल्ड। रशिया और चाइना का प्रोसेस एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भारत की अध्यक्षता में इस बार इसका 23वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में किया जा रहा था और ये वर्चुअली अध्यक्षता हुई है इसकी, और उसमें ईरान इसका नवा देश बनाया गया है। ये इसका सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी नोट डाउन नहीं किया है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है। दिख रहा है सबको, अच्छे से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? Which country won the title of South Asian Football Federation Championship 2023? तो कौन सा देश इसने जीता ये पॉइंट? तो आंसर हो गया इसका इंडिया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का विजेता है इंडिया। शॉर्ट में कहते हैं इसको सैफ, SAFF, ये हो गया ना आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, शॉर्ट में आपका सैफ बोलेंगे, सैफ चैंपियनशिप।
सैफ चैंपियनशिप 2023, ठीक है, ये हुई थी आयोजित बेंगलोर में। तो बेंगलोर कर्नाटक में इसे आयोजित किया गया था, बेंगलुरु, ठीक है, यहां पर इसे आयोजित किया गया और इंडिया ने इसमें हराया है। हरा के किसको हरा गया है भाई? तो हराया गया है हमारे द्वारा कौन, इसमें शॉर्ट करना पराजित। भारत ने किसे पराजित किया है, किसे डिफीट दिया है? आंसर होगा कुवैत। भारत ने कुवैत को हराकर ये चैंपियनशिप जीती है। सैफ हमने डिफीट दिया है सैफ चैंपियनशिप में कुवैत को हराकर भारत ने ये चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, किसको हरा जीता है ये ध्यान रखना। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द भारत 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली। शॉर्ट में मैं कह सकता हूं इसको B6GA, इसका शॉर्ट नाम ये B6GA, ठीक है। इसे लॉन्च किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। ये कौन है भाई? ये हमारे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, ठीक है, हमारे जो संचार मंत्री हैं वो है आपके अश्वनी वैष्णव। और इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बच्चा बहुत सिंपल सी बात है कि जितने भी टेलीकॉम धारक जो कंपनीज हैं, ठीक है, टेलीकॉम जो धारक कंपनीज है वो सभी मिलकर एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें ताकि नई तकनीक, टेलीकॉम धारक जो कंपनियां हैं वो मिलकर नई तकनीक पर काम करें। इसका मेन मकसद यही है कि जितनी भी टेलीकॉम्स कंपनी, आप देखो ज्यादातर आजकल क्या सब वायरलेस हो रहा है ना भाई, तो आजकल नई तकनीक आपकी वायरलेस वाली है। तो 6G, हम 6G की ओर जा रहे हैं भाई, ठीक है, और 6G की ओर भारत अपना कदम बढ़ा रहा है। तो लगातार टेलीकॉम कंपनीज को बोला जा रहा है कि भैया मिलके काम करेंगे और नई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर समय काम किया जाए। इसलिए अश्वनी जो आपके वैष्णव है उन्होंने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। इसका मकसद ये है कि सभी लोग मिलकर नई टेक्नोलॉजी विकसित करें, वायरलेस सिस्टम पर फोकस करने की ओर काम किया गया है। ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भारत 6G अलायंस। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड ऑपरेशन कन्विक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल्स? किस राज्य सरकार ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा, इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने किया है। इसका मेन मकसद क्या है पता है आपको? एक्चुअली इसको शुरू किया है यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। यूपी पुलिस डिपार्टमेंट ने इसे प्रारंभ किया है और इसका मतलब है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो भूमाफिया हैं, जो भूमाफिया हैं और जो अपराधी हैं, भूमाफिया और जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये है इसका मेन मकसद। जो आपका ऑपरेशन कन्विक्शन से बेटा, इसका मेन मकसद ये यूपी सरकार ने भूमाफिया और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है और यूपी पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा से लॉन्च किया गया। ये भी ध्यान रखना, तुरंत अरेस्ट करने के बाद अगर कोई भूमाफिया या कोई भी अपराधी कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस करता है, कोई भी अपराध करता है, तो तुरंत अरेस्ट करने की इसमें आपको पावर है। पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए बोला गया है कि तुरंत अरेस्ट करिए। ये बहुत अच्छी पहल बचा। इससे आप देखें यूपी में लगातार क्राइम का जो परसेंटेज है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये बात आप देख रहे हैं, जब से योगी सरकार वहाँ पे है तब से क्रिमिनल्स पर तो खैर रोक लगी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भूमाफिया जो बड़ा एक्टिव था वहाँ पे, उस पर भी काफ़ी कंट्रोल किया गया है। सभी स्टेट्स के लिए अपने आप एक मॉडल है ये, जिसको मुझे लगता है कि सभी स्टेट्स से उनको प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट, किस तैराक ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो बच्चा ये जो रिकॉर्ड बना है बैक स्ट्रोक स्पर्धा, ये बनाया गया है माना पटेल के द्वारा। ठीक है, माना पटेल ने ये रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय तैराक है, माना पटेल द्वारा ये रिकॉर्ड डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये 100 मीटर वुमेन्स 100 मीटर जो चैंपियनशिप है उसमें ये रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है? तो आंसर होगा आपका माना पटेल द्वारा 100 मीटर जो चैंपियनशिप है वुमेन चैंपियनशिप उसमें रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, ये सवाल बन सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, who has resigned for the post of National Commission for Scheduled Tribe, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो किसने दिया है इस्तीफा? इसका राइट आंसर होगा हर्ष चौहान। हर्ष चौहान ने ये इस्तीफा दिया है। एक्चुअल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं ये ट्राइब ग्रुप से बिलोंग करते हैं हर्ष चौहान, इनके द्वारा ये इस्तीफा दिया गया है। उसका रीजन क्या माना जा रहा था? उसका रीजन ये माना जा रहा था कि शायद किसी केंद्रीय मंत्री, अब वो तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से ये इस्तीफा दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं ना बैकडोर पे क्या होता है। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि उनका किसी सेंट्रल मिनिस्टर, किसी केंद्रीय मंत्री के साथ लगातार विवाद बना हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको याद होगा हर्ष चौहान बीजेपी के चुनाव से लड़े भी थे और वो हार गए थे चुनाव में। तो ऐसा मान रहे हैं कि किसी मंत्री साथ उनका कोई झमेला इस वजह से ऐसा हुआ है। और एक चीज देखिए आपने इसमें 8 महीने पहले 8 मंथ पहले उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। उनका टाइम कंप्लीट होने वाला था, पर अपना टाइम कंप्लीट होने से पहले 8 मंथ पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसलिए चर्चा में बना हुआ है कि उनका टाइम पूरा होने वाला था लेकिन उन्होंने उससे पहले रिजाइन कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 21, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष रैंकिंग प्राप्त की है? एक्चुअली क्यूएस जो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है अलग अलग वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज पर रैंकिंग जारी करती है। मेनली इस बार जो दबदबा रहा है रैंकिंग में वो यूएस एंड यूके का ही रहा है। इनकी यूनिवर्सिटीज पर ही नंबर 1 स्थान इनकी यूनिवर्सिटीज को दिया गया। तो नंबर 1 स्थान रहा है एमआईटी का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी। एक्चुअली में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर का ये संस्था है एमआईटी। तो मैसाचुसेट्स आपका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी ने स्थान हासिल किया है, नंबर 1 रैंक इसकी है। और ये संस्था पड़ती है आपको बताओ ये यूएस के अंदर है। ठीक है, और भारत के तो क्या यहाँ पे कोई रैंक है ही नहीं। तो इंडिया का जो टॉप 1 रैंक है वो आपका आईआईटी बॉम्बे की है। भारत की नंबर 1 रैंक आईआईटी बॉम्बे है। अगर मैं यूनिवर्सिटी रैंक चेक करूं तो इंडिया की नंबर 1 रैंक आपकी आईआईटी बॉम्बे की है। लेकिन अभी हाल ही में एमआईटी जो यूनिवर्सिटी है यूएस की उसको नंबर 1 रैंक जारी की है क्यूएस के द्वारा। ठीक है, ये संस्था लगातार यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करती रहती है तो उसके द्वारा जारी की गई है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स? कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो राइट आंसर इसका होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश बन चुका है जिसने पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जनगणना। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में किस देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो गया न्यूजीलैंड। नेक्स्ट 23 देखिए, वेयर हैज द कॉमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट
इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बीन स्टार्टेड। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? हमें देना भारत का पहला है भाई, स्वदेश निर्मित है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, उसका व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात में से शुरू किया गया है। और ये 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ठीक है, जिसको शुरू किया गया है काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है, जो आपका काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है उसके माध्यम से शुरू किया गया। 700 मेगावाट का ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होगा, ठीक है, 700 मेगावाट का, इसे शुरू किया गया है गुजरात से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन भी आपने कवर कर लिया है। 24, भारत की G20 अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में, और आपको पता होगा भारत, आपको याद है ना, G20 की अध्यक्षता इस समय भारत कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं वो सब भारत के अलग अलग शहरों में की जा रही हैं। अब ये जो मीटिंग है वो आपकी है स्टार्टअप 20। अब स्टार्टअप 20 का मतलब यहाँ पे क्या होता है? स्टार्टअप 20 का मतलब आपको ये तो पता ना स्टार्टअप किसे कहते हैं? जो नए बिजनेस को डेवलप करेंगे, को विकसित करते हैं, उन्हें स्टार्टअप कहते हैं, ठीक है। जो नया बिजनेस डेवलप करेंगे, नए बिजनेस आइडियाज डेवलप करेंगे, उन्हें स्टार्टअप कहते हैं। अब होता यह है कि जो नए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये मीटिंग की जा रही है, स्टार्टअप्स के लिए, और उन्हें डेवलपमेंट करने के लिए, भाई कि वो क्या क्या किस किस पहल में उनका डेवलपमेंट होगा, वो कैसे काम कर, बेहतर अचीवमेंट क्या हो सकती है, बेस्ट सिचुएशंस, बेस्ट कंडीशंस, ये उनको क्या मिल सकती है, इसके लिए ये मीटिंग वहां पर की जा रही है। ये बात आपको ध्यान रख के चलनी है। 25, विच कंट्री हैज द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड आफ्टर द यूएस? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है? बहुत सिंपल सवाल और अच्छा आंसर होगा इंडिया। तो सेकंड नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया में है। यूएस के पास जो रोड नेटवर्क है उसका मैं लेंथ आपको यहां लिख देता हूं, कितना लेंथ माना गया है यूएस के पास। तो ये बच्चा होगा 68,32,000 आपका किलोमीटर, ये आपका यूएस में है। और भारत में कितना है? 67 लाख, ठीक है, किलोमीटर, ये इंडिया में। तो रोड नेटवर्क में भारत सेकंड नंबर पर है, बस और कोई सवाल नहीं बनता, ठीक है। पहला नंबर यूएस का रोड नेटवर्क में, दूसरा आपका इंडिया कितना है ये आपको मैंने बता दिया। और ये तो प्रोसेस रनिंग में रहती है, क्योंकि रोड बनते रहते हैं तो कोई फिक्स डाटा तो होता नहीं है, तो लगातार ये प्रोसेस चल रही है और हो सकता है बहुत जल्दी हम अमेरिका को भी पीछे कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपिंग हैज बीन लॉन्च? तो ये लॉन्च किया गया यूपी, उत्तर प्रदेश। अब स्कीम क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, वन टैप वन ट्री अभियान क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि गांव के अंदर, गांव में किसी को नल का कनेक्शन दिया जाएगा तो उसे एक पेड़ भी साथ में दिया जाएगा ताकि वो पेड़ लगा पाए। ग्रीन टी मतलब कि
ग्रीन एनवायरनमेंट हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो डेवलपमेंट ये कि हम ग्रीन टी को कैसे बिल्ड करें, इसके लिए काम हो रहा है। वन टैप वन ट्री, कोई भी नल का कनेक्शन कहीं भी विलेज लेवल पे दिया जाएगा तो भाई उसको एक पेड़ भी मिलेगा साथ में, ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए उस पेड़ का। ये इसका मेन मकसद है। मतलब साफ है कि हर घर में अगर नल का कनेक्शन है तो हर घर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास एक पेड़ एक ट्री बिल्ड करे। ये इसका मकसद है, वन टैप वन ट्री। ठीक है, हर घर से एक पेड़ लगना चाहिए। कर लोगे ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलती रहे। 27 क्वेश्चन है आपका, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023? तो किस देश जीता है ये भी आपको जानना है। आंसर हो गया इंडिया, जीता है इंडिया ने। और ये कहां पे हुई थी ये प्रतियोगिता, ये भी ध्यान रखना है। भारत ने ईरान को हराया है, ध्यान रखना। ईरान को हराकर भारत ने यह खिताब जीता है। ठीक है, ईरान को हराया और हमने हराया 42-32 से हमने ईरान को हराया है और हमने ये एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2020 का अवार्ड जीत लिया है। और ये हुई कहां पे थी? तो ये हुई थी बुसान शहर पड़ता है आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, वहां पर ये प्रतियोगिता हुई और भारत ने ईरान को हरा के ये चैंपियनशिप जीती है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया बुसान शहर में ये प्रतियोगिता हुई है। 42 से और 42-32 से प्रतियोगिता हमने जीत ली है। ठीक है, आसान सवाल था। किस देश को हरा के जीती गई है ये पता होना चाहिए, ईरान को हरा के जीती है। नेक्स्ट अगला सवाल देख पाएंगे आप। सवाल आपके सामने लिखा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है ये पता होना चाहिए। इसमें राइट आंसर होगा आपका आरती होला मैनी। तो इसको अपॉइंट किया गया है। अब ये कौन है? ये भारतीय मूल की बच्चा, इंडियन ओरिजिन है, ये आपको पता होगा। भारतीय मूल की उपग्रह विशेषज्ञ मानते हैं इसको। ठीक है, भारतीय मूल की उपग्रह विशेषज्ञ है आरती होला मैनी। तो इसको संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट टू प्ले 100 कंटिन्यूसली आपका टेस्ट, लगातार खेल रहा है ना। तो पहला खिलाड़ी कौन बना है? नाथन लायल। ये बच्चा ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है ये नाथन लायल, और इनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। और ये दुनिया के पहले गेंदबाज हो गए हैं, मतलब स्पिनर, दुनिया के पहले स्पिनर गेंदबाज हैं। ठीक है, स्पिनर है आपके दरना जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, फर्स्ट स्पिनर पूरे वर्ल्ड में रहेंगे ये नाथन लायन, जिन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच लगातार खेले, जो कारनामा शायद अभी तक कोई नहीं कर पाया, उन्होंने करके दिखा दिया है नाथन लायन। ठीक है, 100 टेस्ट मैच लगातार खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है, ध्यान रखे चलना। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन विच डेट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जून 29। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे का इतिहास लिखने के बचा। ये बच्चा बर्थ एनिवर्सरी है किनकी?
ये बर्थ एनिवर्सरी है। और पीसी महालनोबिस जो भारत के सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। इसका नाम है पीसी महालनोबिस। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रिगार्डिंग भारत सरकार ने डेट डिसाइड किया हुआ है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द लास्ट सवाल आप देख पाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कौन होगा? तो आप कर पाएंगे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट सवाल एंड द लास्ट सवाल बच्चा, ये आपकी स्लाइड का आज का अंतिम सवाल होगा। टू विच एस्टिमेट डॉक्टर ऑफ इंडिया इज नेशनल डॉक्टर डेज डेडिकेटेड? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत के किस प्रतिष्ठित डॉक्टर को समर्पित है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, पहले तो ये डे पता हो, 1 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नाम है नेशनल डॉक्टर्स डे। और ये किस डॉक्टर को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, इनको ये समर्पित है। ठीक है, और उनके लिए ही हर साल नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई। बस ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत आसान सवाल थे। एडिशनल डाटा जो मैंने आपको लिखा है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लगातार वीडियोस देखते रहना। ठीक है, और हमारे द्वारा जितने भी आपको वीडियो दिखाए जाते हैं बच्चा, आप पिछले बार का ट्रैक देख सकते हैं। बहुत, अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चंस एनडीए में बता रहा हूं आपको, अगर 10 क्वेश्चन आपके एनडीए में आ रहे हैं पेपर के अंदर, तो बेटा 90% आपका हुबहू इन वीडियो से आपको देखने को मिलेगा एज इट इज। तो आपको पहले बताया जा रहा है कि इन वीडियोस को आप हल्का ना लें। कुछ बच्चे मैं देखता हूं कि वीडियोस नहीं देखते, लास्ट टाइम में ये बहुत बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, फिर वो प्रॉब्लम की बात होगी। ठीक है, तो समय रहते हुए अपना, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30-35 सवाल आपको हर वीक मिल रहे हैं। अगर आप रोज के 5-5-6 सवाल भी रोज पर डे भी अगर आप अच्छे से करें तो भी आप आराम से कवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, लेकिन उससे आपका फायदा क्या होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें से आएंगे करंट अफेयर से, मल्टीप्लाई 4 से करें हम तो 40 मार्क्स का आपका बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और 40 मार्क्स बहुत बड़ा स्कोर तय करेगा आपके एग्जाम सिलेक्शन में। तो उम्मीद कर रहा हूं इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, आई होप आप ये सब कुछ समझ गए होंगे एंड गुड लक बच्चों, बाय। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.